हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग जेएनयू के बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का 2018 का एग्जामिनेशन है, उसका पेपर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। पेपर आपका है अलजेब्रा एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशन का। ठीक है, इसका पार्ट ए आज हम लोग इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। तो पार्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन है कि असमता की परिभाषा दीजिए या इसका एक उदाहरण भी दीजिए। कि इनइक्वलिटी हमारे पास है, क्या करना है, एक इनइक्वलिटी को डिफाइन करना है। अब इनइक्वलिटी क्या होता है, देखो जैसे हमारे पास एक इक्वेशन होता है उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक इनइक्वलिटी होता है। इनइक्वलिटी भी क्या होता है, कोई भी आपके पास दो रियल नंबर हो या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, रियल नंबर या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक ऐसा रिलेशन होता है जो किन सिंबल से इक्वल आपके पास ए का रिलेटेड होता है, वो होता है या तो ग्रेटर देन इक्वल हो या फिर लेस देन इक्वल। इनसे अगर आपके पास रिलेटेड हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इनइक्वलिटी बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन नोट कर लो। हमारे पास डेफिनेशन हो जाएगी, इफ टू वेरिएबल टू रियल नंबर, यदि दो वास्तविक संख्याएं टू रियल नंबर या फिर और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर बीजीय व्यंजक, यदि दो आपके पास वास्तविक संख्याएं या दो बीजीय व्यंजक आर रिलेटेड टू सिंबल। अब कौन से सिंबल से ये आपके रिलेटेड हो, दोनों वास्तविक संख्या है या बीजीय व्यंजक संबंधित हो, कौन से चिन्हों से, ग्रेटर देन या फिर लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इन सिंबल से क्या रिलेटेड हो, देन इट रिलेशन कॉल्ड इनइक्वलिटी, है ना। तो इस प्रकार के आपके पास जो रिलेशन होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनइक्वलिटी बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में हमारे पास क्या होगा, यदि दो आपके पास वास्तविक संख्या या दो बीजीय व्यंजक, अगर कोई आपके पास सिंबल इन सिंबल से क्या हो, रिलेटेड हो, संबंधित हो, तो इस प्रकार के जो आपके पास संबंध बनेगा, इस संबंध को हम लोग क्या बोलेंगे, असमता बोल देंगे। तो एग्जाम्पल इसका क्या होगा, एग्जाम्पल हमारे पास होगा जैसे x² - 1 वो ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर दे दिए 4 के, या फिर आपके पास x + 1 है वो ग्रेटर देन इक्वल है 0 के। तो ये जो हमारे पास बन रहा है ना रिलेशन, ये हमारे पास रिलेशन है, इसके अंदर ग्रेटर देन या फिर आपके पास ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन या लेस देन इक्वल है, इनसे संबंधित दो, इसको हम लोग बोलेंगे इनइक्वलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मैट्रिक्स ए के अभिलक्षणीय समीकरण की परिभाषा दीजिए। क्या निकालना है आपको, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है मैट्रिक्स ए की। तो इसका देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे आएगा, मान लो कि इफ ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, वो दे रखा AIJ M × N में। ये जो आपके पास ए है कोई मैट्रिक्स है, ये आपके पास दे रखा है AIJ M × N में, इज स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्ग अवयव है। क्या है कि वर्ग अवयव है इन ऑर्डर ऑफ m या n ऑर्डर में ले लो ना। अगर आपके पास क्या दे रखा है, a है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n कोटि में, है ना, क्या बोलेंगे हम, n कोटि का वर्ग अवयव, n कोटि का वर्ग अवयव है। ठीक है, और इसके अंदर क्या करते हैं, एंड लैम्डा इज ए कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट, और आपके पास क्या दे रखा है, एन आई इज आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या दे रखा है हमारे पास, ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है जो आपके पास क्या है, वर्ग अवयव है n कोटि का, इसके अंदर लैम्डा कोई कांस्टेंट नंबर ले लिया, कोई अचर आपके पास ले लिया ना, कोई संख्या ले लिया अचर का, लैम्डा क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, और आई है वो आपके पास ए का क्या है, तत्समक अवयव है। तो इसके लिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगा, ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ a - λi इक्वल होना चाहिए 0, मतलब a - λ का जो सारणिक होगा वो 0 के इक्वल
होगा। ठीक है, अगर इसका हम लोग और भी आगे अच्छे से बताएं तो जैसे हमारे पास कोई आपके पास वर्ग अवयव है, वो 2 कोटि का है। कितने कोटि का? 2 कोटि का है ना। 2 कोटि का कोई वर्ग अवयव दे रखा है, इसका मेन है कि ए है, वो आपके पास क्या बनेगा? 2 कोटि का आपके पास क्या होता है? वो होता है A11, A12, A21 और A22। अब 2 कोटि का मतलब क्या होगा? 2 × 2 से 2 × 2 होगा। ठीक है, मतलब आपके पास एक वर्ग अवयव ए दे दिया जिसकी कोटि कितनी है? 2 है। ठीक है, तो ए कोटि आपके पास इसका दे रखा है, ये 2 आपके, तो इसका जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो हमारे पास क्या बनेगा? ये इक्वेशन बनेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल 0। ये हमारे पास क्या बनेगा? 2 कोटि के वर्ग अवयव का आपके पास अभिलाक्षणिक समीकरण। अगर आपके पास कोटि 3 का दे रखा हो, यदि 3 कोटि का वर्ग अवयव मतलब 3 ऑर्डर का आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा हो, ए का आपके पास ऑर्डर क्या है? 3 है, इसका मीन आपके पास ए होगा, वो क्या बनेगा? ये बनेगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अगर आपके पास ऐसा कोई मैट्रिक्स दे दिया A जिसका ऑर्डर कितना है? 3 है, मतलब इसकी कोटि आपके पास बन गई 3 कोटि का, तो इसका जो एक अभिलाक्षणिक समीकरण बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, वो हमारे पास क्या बनेगा? लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए। देखो ये ट्रेस ऑफ ए क्या होता है? यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ ना। ट्रेस ऑफ ए का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल्स एलिमेंट। ठीक है, मतलब जो विकर्ण के अवयव का योग होता है। ठीक है, जैसे आपके पास इसके लिए अगर ट्रेस ऑफ ए निकालना है, ट्रेस ऑफ ए क्या आएगा? यहां से ट्रेस ऑफ ए आएगा, इसके डायगोनल्स कौन से होंगे? A11 और A2, यही डायगोनल्स बनता है, तो ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी? A11 प्लस A12। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो इक्वल 0 होना चाहिए, तो ये क्या बनेगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा? लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए, फिर प्लस A11, A12, A13, आपके पास कौन से? A11, A22, A33 है ना, A33 क्या होता है? ए आपके पास क्या दे रखा हो? जब आपके पास दे रखा हो सेकंडज, क्या होता है? ये को ऑर्डर होता है ना, को फैक्टर, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? को फैक्टर। फिर प्लस आपके पास अल्टरनेट चलते हैं, माइनस प्लस फिर माइनस, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल 0। ये बन गया हमारे पास। अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स दे रखा 3 ऑर्डर का, तो उसके लिए फॉर्मूला है ना। तो इसका यहाँ पर A11 ये क्या दे रखा है? A22 और A33, ये सारे हैं को फैक्टर ऑफ ए, मतलब ए के सेकंडज है ना, सेकंडज हो गया ना। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जैसे इक्वेशन बने ना, लैम्डा क्यूब क्या बन रहा है? देखो, जब हमारे पास 3 ऑर्डर का था तो यहां से लैम्डा स्क्वायर मल्टीपल होगा, यहाँ लैम्डा होगा ना, लैम्डा माइनस है ना। हाँ, तो हमारे पास क्या था? लैम्डा जैसे हमारे पास 3 ऑर्डर का था, तो यहाँ लैम्डा क्यूब हुआ, फिर लैम्डा स्क्वायर, फिर लैम्डा, फिर यहाँ पर लैम्डा 0 हो गया है ना। तो जैसे जैसे हमारे पास क्या करते हैं, स्टेप टर्म्स हमारे बढ़ रहे हैं, जो हमारे पास पद बन रहे हैं, तो वहाँ से लैम्डा की पावर भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। और हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, तो इसको हम लोग क्या रखेंगे? डायरेक्ट लिखेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी? वो हमारे पास बन जाएगी लैम्डा की पावर n। अगर आपके पास n टर्म्स दे रखे हो, तो लैम्डा की पावर n, फिर प्लस P1 लैम्डा की पावर n-1 प्लस P2
लैम्डा की पावर n-2, ऐसे हमारे पास क्या होगी, चलती रहेगी और लास्ट में हम लोग क्या देंगे Pn इक्वल क्या हो जाएगा 0। ये हमारे पास बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मेनली हम लोग यही लिखेंगे। अगर आपके पास पार्ट ए का क्वेश्चन है तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट हम लोग यही बोल देंगे कि ये हमारा आंसर है। अगर आप यहाँ तक लिखोगे तब भी हमारा आंसर है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कभी क्वेश्चन हो, जरूरी नहीं कि यही इक्वेशन दे रखा, इक्वेशन से रिलेटेड अगर 2 ऑर्डर का दे दिया तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा यहाँ से सोल्व कर लेंगे, 3 ऑर्डर का देंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगा के सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अभिलक्षणीय समीकरण ऑफ मैट्रिक्स ए। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सर्व समीकरण को परिभाषित कीजिए कि सर्व समीकरण क्या होती है। आप देखो सर्व समीकरण, देखो सर्व समीकरण के बारे में आपको जानने से पहले समीकरण क्या होता है उसके बारे में जान लो कि अगर आपके पास एक इक्वेशन ऐसी, एक समीकरण, सर्व समीकरण हमारे पास एक समीकरण का फॉर्म ही होता है। क्या होता है, एक समीकरण ही होता है। लेकिन जहां पर समीकरण के अंदर जो भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं, जो भी चर यूज हो रहे हैं, उन चरों के मान, सभी मानों पर ये वाले जो आपके पास जो समीकरण है वो संतुष्ट हो, सत्य हो। चर के सभी मानों पर अगर समीकरण संतुष्ट है, सत्य है, तो हमारे पास क्या होती है, एक सर्व समीकरण होगी। ठीक है, तो लिख दो हमारे पास इसका क्या होगा, एन इक्वेशन, एक समीकरण जिसके बाद आपके पास क्या दे रखा है, इज कॉल्ड, एक ऐसा समीकरण सर्व समीकरण कहलाएगा, इज कॉल्ड आइडेंटिटी इफ ऑल वैल्यूज ऑफ ऑल वैल्यूज, इफ इट इज ट्रू, ऐसा लिखो ना, इफ इट इज ट्रू, इट इज ट्रू for all values of वेरिएबल x है ना, या वेरिएबल्स। क्या आपके पास एक ऐसा समीकरण, एक समीकरण सर्व समीकरण कहलाता है यदि चर के सभी मानों के लिए समीकरण क्या हो, सत्य हो। एक समीकरण, एक ऐसा समीकरण जिसमें या फिर जो चर के सभी मानों के लिए, चर के सभी मानों के लिए सत्य हो। जो चर के सभी मानों के लिए क्या हो, सत्य हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सर्व समीकरण बोल देंगे। जैसे एग्जांपल देखो, देखो हमारे पास दो चीजें आती है, यहाँ पर एक आता है समीकरण, एक आता है हमारे पास सर्व समीकरण। अब समीकरण क्या होता है, जैसे मैंने बोल दिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है 0 और एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास दे रखी है आपके पास x माइनस 1। तो ये जो एफ ऑफ एक्स है वो x माइनस 1 कब होगा, जो 0 के इक्वल कब हो सकता है, जब हम लोग x की जगह 1 रखेंगे तभी ये पॉसिबल है। बाकी आप लोग x की वैल्यू कुछ भी रखोगे ये आपके पास इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसको सत्य नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास से अगर चर के कुछ विशिष्ट मानों के लिए ही अगर एफ ऑफ एक्स फलन है, ये जो समीकरण दे रखा है वो सत्य हो, तो हम लोग उसको बोलेंगे समीकरण। ठीक है, अगर मान लो कि सेकंड हमारे पास जैसे दे दिया, तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि x इक्वल जब हमारे पास 1 होगा, इस एक ही आपके पास कंडीशन के अंदर ये हमारे पास सत्य हो रहा है, तो ये जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, एक समीकरण बनेगा। और इसको सर्व समीकरण बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, x का कोई भी मान रख दो और वहां पर ये अगर संतुष्ट है, जैसे हमारे पास एक सर्व समीकरण हम लोग छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। अगर आप a और b के मान कुछ भी ले लो, इसके अंदर आप माइनस का लो, प्लस का लो, कोई भी पॉइंट में ले लो, अगर ये आपको यहाँ इन दोनों के अंदर पुट करेंगे और दोनों की वैल्यू अगर सेम आ रही है, इसको संतुष्ट कर रहा है, सत्य हो रहा है, तो ये हमारे लिए क्या बनेगा, एक सर्व समीकरण बनेगा। समझ आ गया अच्छे से। तो समीकरण क्या होता है, जो आपके पास चर के कुछ विशिष्ट मानों के लिए संतुष्ट हो, सत्य हो, वो तो समीकरण है। और चर के सभी मानों के लिए संतुष्ट हो, वो हमारे पास एक सर्व समीकरण होगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्युत्क्रम समीकरण का एक उदाहरण दीजिए। क्या होता है व्युत्क्रम समीकरण। अब व्युत्क्रम समीकरण क्या होता है, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, चलो इसके डेफिनेशन नोट कर लो।
पहले हम लोग बताते हैं कि व्युत्क्रम समीकरण होता है क्या, फिर उसके बारे में उदाहरण लेते हैं। एक ऐसा समीकरण, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी आपके पास है ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर अगर आपके पास वन वेरिएबल यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक ही चर हो, एक चर हो, कोई भी मान लो, चाहे x हो चाहे y हो, आपके पास z ले लो, कोई भी एक चर ले लो, एक चर का ऐसा बीजीय व्यंजक, अगर चर का व्युत्क्रम भी हम लोग उस बीजीय व्यंजक पे अंदर रख देते हैं तो उसके चर के जो आपके पास मूल आएंगे वो मूल की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। मूलों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। अब कैसे होता है, देखो मानो कि हमारे पास एक रेसिप्रोकल इक्वेशन दे दिया, मान लो हम लोग क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल इक्वेशन इज ए एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होता है कि जो व्युत्क्रम समीकरण होता है वो आपके पास एक बीजीय समीकरण ही है। क्या है, बीजीय समीकरण है जिसके अंदर चर क्या होता है, यूज होता है बीजीय व्यंजक, है ना। तो बीजीय समीकरण है वेयर आपके पास वन वेरिएबल यूज हो, क्या हो, वेयर वन वेरिएबल, है ना, वन वेरिएबल x हो। एक ऐसा एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसके अंदर वन वेरिएबल हो, जैसे मान लिया मैंने यहां पर मान लिया x हो, ठीक है, देन इट्स रूट्स आर नॉट चेंज, इट्स रूट्स आर अनचेंजेबल, अनचेंज्ड, अनचेंज्ड, है ना। इनके जो मूल होंगे वो अपरिवर्तित होते हैं, अनचेंज्ड इफ x रिप्लेस बाय इट्स रेसिप्रोकल 1/x। हमने क्या बताया यहाँ पर कि आपके पास जो व्युत्क्रम समीकरण होता है वो एक प्रकार का बीजीय समीकरण है जिसके अंदर एक वेरिएबल, एक चर यूज होता है, यहाँ पर हमने मान लिया वो चर x है। तो इस समीकरण के बीजीय समीकरण का अगर जो रूट्स है, जो मूल है, जैसे हम निकालते हैं ना, अगर एक्स स्क्वायर में हो तो अल्फा बीटा निकालते हैं, यहाँ पर एक्स क्यूब हो तो अल्फा बीटा गामा निकालते हैं। ये जो मूल आ रखे ये मूल चेंज नहीं होने चाहिए। अगर हम लोग क्या करें, अगर एक्स की जगह अगर 1/x यूज कर लेते हैं, इसका एक्स का क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल यूज कर लेते हैं। समझाया अच्छे से। क्या होता है कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके अंदर अगर हमारे पास एक ही चर यूज हो रहा है, तो अगर एक चर यूज हो रहा है तो उसके हमने रूट्स निकाले, मूल निकाल लिए, एक्स के वैल्यू निकाली, तो एक्स की वैल्यू वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इस बीजीय व्यंजक के अंदर एक्स की जगह 1/x ले लेता हूं तो ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखो कैसे होगा। एग्जाम्पल हमारे पास होगा, मान लो कोई बीजीय व्यंजक ऐसा दे दिया हमारे पास, x प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 = 0। कोई ऐसा बीजीय व्यंजक दे दिया। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इस x की जगह 1/x लिखूंगा, क्योंकि आपको रिप्लेस करना है इसमें 1/x में, भाई देखो चर का रेसिप्रोकल करना है हमारे पास। रेसिप्रोकल आपके पास जो नेम है ना, उसी से हम लोग समझ सकते हैं कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उसका व्युत्क्रम करना है, इसका उल्टा करना है। तो x का हमने क्या कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया उसका 1/x में। तो अगर मैं यहाँ x की जगह 1/x लिखूंगा तो 1/x की जगह वापस क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह मेरे पास क्या आएगा, 1/x स्क्वायर आएगा। तो इस 1/x स्क्वायर की जगह वापस क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। इसका मीन है कि अगर आपको इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो अगर 1/x रिप्लेस कर दोगे तो उसके अंदर भी वही वैल्यू आएगी जो पहले आ रखी हो, ठीक है। तो इसके मूल क्या होंगे, अनचेंज हो गए, अपरिवर्तन हो गए। अगर अपरिवर्तित हो रहे तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या बनेगा, एक व्युत्क्रम समीकरण बनेगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांतर श्रेणी को परिभाषित कीजिए। एकांतर श्रेणी मतलब अल्टरनेट सीरीज। अब कोई चीज हम लोग बोलते हैं ना अल्टरनेट हो रही है, अल्टरनेट कैसे कि एक को छोड़ के एक को छोड़ के एक आ जाओ, अल्टरनेट आते रहो, ठीक है। जैसे हमारे पास बोलते हैं ना अल्टरनेट चलते रहो, तो अल्टरनेट का मीन क्या होगा, हम लोग एक को छोड़ के एक। अब आपने e⁻x की भी हमने क्या कहते हैं एक्सपेंड फॉर्म देखी थी। ऐसी सीरीज जिसके अंदर जो हमारे पास टर्म्स है, ऐसी सीरीज जिसके टर्म क्या हो, एक बार प्लस का, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसी सीरीज चलती रहे, उस सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एकांतर श्रेणी बोलेंगे या अल्टरनेटिंग सीरीज बोलेंगे। समझाइए, जिसके टर्म्स क्या हो, एक बार धन एक बार ऋण,
एक बार प्लस का एक बार माइनस का, ऐसे सीरीज कंटेन कर रहे हैं तो इसका मतलब वो हमारे पास क्या होगा, एक एकांतर श्रेणी होगी। ठीक है, अब देखो कैसे लिखेंगे। एकांतर श्रेणी में श्रेणी के पद एकांतरत है ना, मतलब एक को छोड़ के एक कर, एक का अंतर रख के एकांतरत धन तथा ऋण चिन्ह से जुड़े होते हैं। ये क्या होती है, एकांतर श्रेणी होती है। एकांतर श्रेणी क्या होती है, ऐसी श्रेणी जिसके पद होते हैं वो धन तथा ऋण के चिन्हों से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, उनसे जुड़े होते हैं। एक बार प्लस का लेते हैं, एक बार माइनस का लेते हैं, एक बार फिर प्लस का फिर माइनस का। तो इस टाइप से जो आपके पास सीरीज चलती है उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। तो अल्टरनेट सीरीज वे टर्म्स आर क्या होते हैं, अल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंटेंट सिंबल्स, देन द सीरीज आर कॉल्ड क्या होती है, अल्टरनेटिव सीरीज होती है। ठीक है, अब अल्टरनेटिव सीरीज का हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल लेके देखो तो इसका सीरीज कैसे बनती है, x1 ले लिया, फिर माइनस का x2, फिर प्लस का x3, माइनस का x4, प्लस का x5। तो क्या हो रहा है, इसका टर्म्स पहले ये टर्म्स प्लस का था, ये माइनस का, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। इस टाइप से हमारे पास क्या होंगे, टर्म्स है वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 की पावर n-1 x3 पावर n। इस टाइप से हमारे पास क्या होंगे, कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो इन टर्म्स को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास समेशन ऑफ -1 की पावर n-1 x की पावर n। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, देखो और भी आपके पास एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर आपको बोला है कि समेशन ऑफ -1 की पावर n-1 है, तो उसका हमारे पास कैसे अल्टरनेटिव बनेगा, ये बनेगा प्लस का 1, फिर -1, फिर +1, -1, +1, -1। इस टाइप से जो हमारे पास सीरीज चलेगी कंटिन्यू चलते रहेगी। तो ये जो हमारे पास सीरीज बन रही है वो हमारे पास क्या होती है, अल्टरनेटिव सीरीज होती है, एकांतर श्रेणी। तो आप लोग बेसिकली यही चीज समझो कि जिसके टर्म्स है, टर्म्स के मिडिल में जो सिंबल आ रहे हैं वो अल्टरनेट आने चाहिए, प्लस माइनस अगर अल्टरनेट आ रहे हैं तो हमारे पास वो अल्टरनेटिव सीरीज बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालंबर का अनुपात परीक्षण का कथन लिखिए। दालंबर का, देखो ये क्वेश्चन हमारे पास रिपीट होता रहता है। क्वेश्चन आपके पास जो अनुपात रिलेशन होता है वो भी हमारे पास रिपीट आता है, और दालंबर का भी हमारे पास जो भी है एल्बर्ट रेशियो है वो भी, इसका टेस्ट है वो भी हमारे पास रिपीट क्वेश्चन होता रहता है बेसिकली। तो इसका रेशियो हमारे पास क्या होता है, ये भी सीरीज से रिलेटेड ही होता है। यहाँ से इफ जो हमारे पास ले लेते हैं UN कोई सीरीज है ना, UN इज ए समेशन ऑफ UN इज ए पॉजिटिव टर्म्स सीरीज। क्या दे रखा है कि UN है वो हमारे पास कैसे कोई सीरीज है, उन सब का टर्म्स का क्या कर रहा है, समेशन का अलग अलग इनका सम ऑफ UN टर्म्स है वो दे रखा है UN का, और जो आपके पास टर्म्स है वो पॉजिटिव है, धन पदों के अंदर है ना, मतलब धनात्मक पदों के अंदर ऐसे। तो हमारे पास जो भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव टर्म्स के अंदर कोई श्रेणी दे रखी है, तो उसके लिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट μn अपॉन UN + 1 क्या है। अगर आपके पास कोई समेशन ऑफ UN है वो पॉजिटिव टर्म्स के अंदर सीरीज दे रखी है, तो उसके लिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट UN अपॉन UN + 1 है, वो अगर आपके पास l के इक्वल दे दिया, l मतलब एक रियल नंबर के इक्वल दे रखा, वास्तविक संख्या के इक्वल दे रखा है। तो यहां से जो आपके पास क्या है, समेशन ऑफ UN है, इसकी क्या क्या कैटेगरी बन सकती है, इसकी कैटेगरी वो किसके डिफेंड कर रही है, वो अगर इन दोनों का जो श्रेणी दे रखा है इनका अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अनुपात निकाल रहे हैं, तो UN अपॉन UN + 1, तो ये अगर L के इक्वल है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट बताऊंगा इसके कंडीशन क्या बनती है। अगर L दे रखा हो ग्रेटर देन 1 के, अगर L की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, जो आपके पास समेशन ऑफ UN है एज क्या बनेगा, कॉन्वर्जेंट बनेगा। ये जो आपके पास UN होगी वो क्या होगी, कॉन्वर्जेंट होगी, मतलब अभिसारी होगी। क्या होगी, अभिसारी श्रेणी होगी। ठीक है,
सेकंड इसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, अगर एल की वैल्यू लेस देन 1 हो तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास जो समेशन ऑफ यू एन है इस क्या बनेगा, डाइवर्जेंट बनेगा। क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, मतलब अपसारी होगी। क्या होगी, अपसारी होगी। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या होगी, अगर आपके पास एल की वैल्यू वो 1 के इक्वल आ जाए। हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर आपके पास यू एन दे रखा समेशन ऑफ यहाँ से यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 है, वो लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट पर वैल्यू निकालेंगे, वो अगर एल के इक्वल है तो ये एल की वैल्यू 3 कंडीशन बनेगी, या तो ग्रेटर देन 1 होगी या लेस देन 1 या फिर एल के क्या होगी, इक्वल आ जाएगी। अगर एल के इक्वल आएगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, मे बी कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अगर आपके पास L की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई तो इसका हम लोग बोलेंगे या तो वो अभिसारी होगी या फिर अपसारी, दोनों में से कोई भी एक हो सकती है अगर L इक्वल 1 हो। ठीक है, तो यहाँ से बोलेंगे अभिसारी अथवा अपसारी। ये आपके पास जो रेशियो टेस्ट देता है ये स्टेट होता है किसका, डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट का। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास म्यू एन एक कोई आपके समेशन ऑफ यू एन कोई सीरीज दे रखी है पॉजिटिव टर्म्स के अंदर, अगर आपको वैल्यू निकालनी है हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 है, वो अगर एल के इक्वल ले लिया, रियल नंबर के इक्वल, तो एल की जो वैल्यू अगर हमारे पास 3 पार्ट में डिवाइड होती है, इनके पार्ट के रेशियो की कंडीशन के हिसाब से हम लोग अभिसारी अपसारी और अभिसारी अथवा अपसारी का हम लोग डिवाइड करते हैं, इसका टेस्ट निकालते हैं, ये हमारे पास होता है एल्बर्ट रेशियो टेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल रेखा का ध्रुवीय समीकरण लिखिए। अब देखो सरल रेखा का क्या निकालना है आपको, स्ट्रेट लाइन का पोलर फॉर्म निकालना है। अब पोलर फॉर्म कैसे होता है, जैसे मान लो अगर हमारे पास एक सरल रेखा क्या होती है, पोलर फॉर्म के अंदर ए एक्स, जैसे हमारे पास होती है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल सी, ये कोई आपके पास क्या है, एक सरल रेखा है। अगर ये सरल रेखा है, अगर इसको हम लोग पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, पोलर फॉर्म में, तो यहाँ से जो ए पोलर फॉर्म के अंदर हम लोग एक्स क्या लेते हैं, एक्स होता है वो आर कॉस थीटा के इक्वल होता है, और वाई किसके इक्वल होता है, आर साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा तो यहाँ से ए क्या बनेगा, आर कॉस थीटा प्लस बी आर साइन थीटा, वो इक्वल किसके हो जाएगा, सी के इक्वल, कोई कांस्टेंट नंबर हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर ले लिया, तो यहाँ से आपके पास आर कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बना, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, वो इक्वल किसके बन गया, सी के। तो यहाँ से हमने ये क्या बोलूँगा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये इक्वल आ गया सी अपॉन आर के। तो ये जो हमारे पास इक्वल बना, ये हमारे पास एक जनरल सॉल्यूशन है, जनरल इक्वेशन है ना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन का एक जनरल इक्वेशन है। अब इसको मैंने जनरल इक्वेशन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ से जो आपके पास ए और बी बन रहे हैं ना, इनके कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है कि हमारे पास ए और बी की वैल्यू हम लोग कहाँ से लेके आते हैं। पोलर फॉर्म के अंदर हम लोग बोल देते हैं कि हमारे पास जो थीटा और आर है वो आपके पास एक ले लेते हैं, रेडियस वेक्टर ले लेते हैं, और थीटा कोई एंगल ले लेते हैं ना, तो एंगल और रेडियस ठीक है, लेकिन ए और बी है जो इसके मल्टीपल में आ रहे हैं, इनका कोई आपके पास पर्टिकुलर कोई नेम नहीं है। तो पर्टिकुलर कोई नेम नहीं है तो इसको हम लोग क्या लेते हैं, जनरल इक्वेशन में ले लेते हैं। हमारे पास एक पर्टिकुलर हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग का कंडीशन लेते हैं कि नॉर्मल आपके पास जो दे रखे हैं स्ट्रेट लाइन है, वो आपके पास स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं हम लोग, ये वाली। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ओरिजिन से मूल बिंदु से एक स्ट्रेट लाइन पर अभिलंब खींचते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो नॉर्मल ड्रॉ किया, इसको हम लोग लेते हैं, इसकी लेंथ है नॉर्मल की वो पी के इक्वल है। ठीक है, पी के इक्वल है। और जो आपके पास एक्सिस एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से इस नॉर्मल का जो एंगल है वो मान लेते हैं हमारे पास दे रखा है थीटा, अल्फा लेते हैं ना, अल्फा, क्योंकि थीटा हम लोग पोलर फॉर्म के अंदर लेंगे, वहां पर एंगल हो जाएगा, यहाँ से इसका पॉइंट ले लेते हैं ना। और इस पॉइंट को हमने, इस पॉइंट का नेम दे दिया, चाहे तो एन ले लो, एन का हमने कोऑर्डिनेट ले लिए, वो हो जाएगा हमारे पास आर कोमा थीटा। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, कोई हमने स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया एन, उसका कोऑर्डिनेट है आर कोमा थीटा। तो अब आपने क्या किया था,
नॉर्मल का आपने एक इक्वेशन देखा था, नॉर्मल इक्वेशन, अभिलंब का समीकरण जो हमने 11th क्लास में किया था, 11th क्लास से करता है। अभिलंब का समीकरण क्या होता है, ये होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल होता है p के। किसके इक्वल होता है, p के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि पोलर फॉर्म को इसको चेंज करना है, इसको क्या करना है पोलर फॉर्म में। ये हमारे पास किस में है, कार्टेशियन कार्तीय रूप में, कार्तीय रूप में अभिलंब का समीकरण है, कार्टेशियन प्लेन में है ना अभिलंब का समीकरण। तो कार्टेशियन रूप में हमारे पास ये होता है कि x cos थीटा प्लस y sin थीटा होता है, वो p के इक्वल होता है ना। तो यहाँ से p होता है वो नॉर्मल की आपके पास क्या होती है, लेंथ दे रखी है, तो लेंथ हम लोग निकालते हैं x cos थीटा प्लस y sin थीटा के फॉर्म में। तो यहाँ से अगर आपको इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इन पोलर फॉर्म ध्रुवीय रूप में चेंज करना है, इस स्ट्रेट लाइन को क्या करना है, ध्रुवीय रूप में चेंज करना है। तो इसके लिए हम लोग पॉइंट लिया था एन आर कोमा थीटा में लिया था। तो यहाँ से x इक्वल क्या लेंगे, r cos थीटा, और y इक्वल किसके लेंगे, r sin थीटा में क्या लेंगे, r sin थीटा। तो अब इसकी वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में रख के देखो, बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से जो x है वहां पर क्या रख देंगे, r cos थीटा, क्या रखेंगे, r cos थीटा है ना। देखो यहाँ पर अगर हमने थीटा एंगल लिया ना, अल्फा एंगल लिया, तो यहाँ पर अल्फा एंगल ले लो, ये हमारे पास बन जाएगा कार्तीय r cos, क्योंकि जब हम लोग थीटा एंगल लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास थीटा पोलर फॉर्म में यूज ले लेंगे। तो यहाँ अल्फा ले लो, अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल p, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं इसको थीटा लेते हैं वहाँ पर, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं r cos थीटा प्लस y sin थीटा। यहाँ अल्फा एंगल यूज लिया तो यहाँ पर अल्फा ले लो आप लोग, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल p के। अब हम लोग क्या करते हैं x की जगह r cos थीटा रख दो, तो ये बन गया r cos थीटा cos अल्फा प्लस y की जगह क्या रखेंगे, r sin थीटा, तो r sin थीटा sin अल्फा, ये किसके इक्वल आएगा, p के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से r को क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो r कॉमन आ गया तो क्या बनेगा, cos थीटा cos अल्फा प्लस sin थीटा sin अल्फा के, वो इक्वल किसका हो जाएगा, p के इक्वल है। ठीक है, और ये फॉर्मूला होता है cos थीटा cos अल्फा प्लस cos a cos b प्लस sin a sin b, किसका होता है, cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है। a की जगह हमारे पास थीटा और b की जगह कौन है, अल्फा है, तो मैं क्या लिखूंगा r, ये बनेगा cos थीटा माइनस अल्फा, ये इक्वल किसका हो जाएगा, p के हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला आ जाएगा, हमारे पास स्ट्रेट लाइन का पोलर फॉर्म है ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी r cos थीटा माइनस अल्फा इक्वल किसका हो जाएगा, p के। ये बनेगा हमारे पास पोलर फॉर्म के अंदर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। यहाँ पर p क्या है, p है लेंथ ऑफ, आपके पास लेंथ ऑफ नॉर्मल कहाँ से कहाँ तक है, लेंथ ऑफ नॉर्मल है वो ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन के मिडिल की लेंथ है ना। क्या क्या था हमने, ये जो p दे रखा है वो p कहाँ से है, ओरिजिन मूल बिंदु से इस रेखा के बीच की दूरी है आपके पास p। ठीक है, और अल्फा क्या है, अल्फा एक्सिस से इस नॉर्मल का एंगल है, कोई भी x है और इस अभिलंब और x के बीच का एंगल है। थीटा क्या दे रखा है, थीटा हमारे पास से कोई रेखा दे रखी है, उस रेखा के बिंदु के निर्देशांक दे रखे, उसके अंदर थीटा हमने यूज लिया है। ठीक है, चलो तो ये हमारे पास बन गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इन पोलर फॉर्म में। तो अब आगे आपके पास पार्ट ए के लिए हम लोग डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, और इसके अंदर पार्ट में हम बता सकते हैं कि पी क्या होता है, आर क्या होता है, थीटा क्या होता है और अल्फा क्या होता है। यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, या फिर इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट भी कर लेते हैं हमारे पास कैसे बनता है। ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, क्योंकि यहाँ पर ए और बी आ रखा है, और ए और बी की हम लोग डायरेक्ट कोई नेम नहीं दे सकते, तो इसकी वैल्यू कहाँ से लेके आए। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्त का ध्रुवीय निर्देशांकों में व्यापक समीकरण को लिखिए। ठीक है, अब क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है किसका, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पोलर कोऑर्डिनेट। अब पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर लेना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कोई मान लिया हमारे पास कोई एक सर्कल है, ये कोई सर्कल है। ठीक है, अब इस सर्कल के अंदर ये सेंटर बन गया। ठीक है, सेंटर हो गया C, लेट
अगर सेंटर सी है उसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम लोग आर कोमा एल्फा ले लो, चाहे आर कोमा एल्फा हो गया, ठीक है। सेकंड हमारे पास इसके ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं पी, और मान लो कि ये हमारे पास एक्सिस दे दिया, पोलर फॉर्म में ले रहे हैं ना, तो यहाँ से हमारे पास ये भी ओरिजिन से, और यहाँ पर कोई पी ले लिया, ये भी मिल रहा है हमारे पास ओरिजिन से। ठीक है, ये कहाँ पर टच हो रही है, ये टच हो रही है हमारे पास ओरिजिन से, मूल बिंदु से मिलती है कोई रेखा बना दी। क्या हो रहा है, अब ये हमारे पास यहाँ टच हो रही है, ठीक है। यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया कोई P है, उसके निर्देशांक है आर कोमा थीटा, स्मॉल आर कोमा थीटा इसके निर्देशांक है। ये C है वो सेंटर ऑफ सर्किल है ना, सर्कल का क्या है, केंद्र दे रखा है, और केंद्र का निर्देशांक हमने क्या ले लिया, आर कोमा एल्फा ले लिया। ये क्यों हमने आर और एल्फा में क्यों लिया, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स के आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स है सर्कल के वो किस में लेने हैं, पोलर फॉर्म में लेना है। तो इसके भी हमारे पास पोलर फॉर्म में आ गए आर कोमा एल्फा, इसके हो गए आर कोमा थीटा। यहाँ से ये हमारे पास क्या बनेगी, एक ए बन गया, इसको ले लेते हैं ए, कि हमारे पास एक रेडियस होगी, रेडियस है वो हमारे पास क्या होगी, ए हो गया ना, रेडियस ऑफ त्रिज्या ऑफ सर्कल है ना, वर्त की त्रिज्या है वो है ए, सेंटर ऑफ सर्कल है वो सी, वो किस में है, आर कोमा एल्फा में है, और ए इसकी दे दिए रेडियस है ना, ठीक है। और पी पॉइंट लिया है, पी पॉइंट लाई ऑन, पी पॉइंट कहां पर दे रखा है, लाइज ऑन सर्कल, ठीक है। तो इसके पी पॉइंट के निर्देशांक है वो मैं यहीं लिख देता हूँ, पी हमारे पास दे रखा है, उसके निर्देशांक होंगे आर कोमा थीटा। वो कहाँ पर वो पॉइंट है, वो कहाँ पर रखा है, आपके पास पॉइंट लिया वो सर्कल के ऊपर है। अब जब आपके पास कोई दो पॉइंट दे रखा है, उसका पोलर फॉर्म के अंदर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, अगर मान लो यह बता देता ना, अगर आपके पास कोई r1 दे रखा है, कोई पॉइंट दे दिया जैसे a, उसके कोऑर्डिनेट है r1 थीटा 1, कोई पॉइंट दे दिया यहाँ पर b, उसके निर्देशांक है r2 कोमा थीटा 2। तो इस a से b तक निकालने का, a से b की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ से AB, अगर ये किस में दे रखा, अगर आपके पास ये पोलर फॉर्म में दे रखा है इसका निर्देशांक, तो हमारे पास अगर तो कार्टेशियन फॉर्म में होता है तो वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन अगर आपके पास दे रखा है पोलर फॉर्म के अंदर, तो पोलर फॉर्म के अंदर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वो बनेगा रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2। यहाँ चाहे तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 भी कर सकते हैं। यह क्या होता है, पोलर फॉर्म के अंदर किसी भी आपके पास 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो मुझे क्या करना है, इस वाले जो हमारे पास दे रखा है सर्कल के अंदर, तो ये सर्कल के अंदर सेंटर से और इस पी पॉइंट के मिडिल के क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगा, देखो ये डिस्टेंस आएगी, तो यहाँ से ए इक्वल क्या बनेगा, रूट ऑफ, अब पॉइंट हमारे पास कौन कौन से पॉइंट आपके पास दे दिए, एक तो हो गया आर एल्फा और एक आर थीटा, इसमें दे रखा है। तो मैं क्या लूँगा, R1, चाहे तो आप इसको ले लो या फिर R1 इसको ले लो, है ना। तो मैं लेता हूँ आर कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 होता है। तो थीटा 1 आप चाहे थीटा ले लो चाहे अल्फा ले लो, है ना। तो थीटा माइनस अल्फा कर लेते हैं, थीटा माइनस अल्फा, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज कर दिया, कहाँ से, इस ए को फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ए, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर। तो यहाँ से ए स्क्वायर वो इक्वल किसका देगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r स्मॉल आर कोस थीटा माइनस अल्फा, इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करता हूँ, ए स्क्वायर को भी उधर भेज देता हूँ। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r स्मॉल आर कोस थीटा माइनस अल्फा माइनस का ए स्क्वायर इक्वल 0। ये हमारे पास एक सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया पोलर फॉर्म के अंदर, जब आपके पास कोऑर्डिनेट दे रखा है पोलर कोऑर्डिनेट, है ना। तो ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना।
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, जब पोलर फॉर्म के अंदर इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी इक्वेशन आ जाएगी, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकु परिच्छेद को परिभाषित कीजिए। अब देखो शंकु परिच्छेद क्या होता है और इसके बारे में हमने 11th क्लास से पढ़ते आए हैं। शंकु परिच्छेद क्या होता है, देखो शंकु परिच्छेद के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं एक आपके पास ले लेता हूँ, मान लो कि आपके पास ये ऐसा कोई शंकु दे दिया, शंकु के लिए हम लोग लेते हैं, हम लोग यहाँ से कट कर देते, देखो कि जैसे आपके पास कोई एक ऐसा शंकु है, कोई ये वाला, हम क्या ले रहे हैं, एक द्विशंकु ले रहे हैं, ये हमारे पास एक कोई द्विशंकु है, ठीक है। एक वन टाइम का और ले लो, ये भी बना दिया, इसको एक बार सिलेक्ट, एक हमारे पास ये बन गया, ठीक है, एक और बन गया यहाँ पर, चलो 4 टाइप के हमने बना दिए। अब क्या करते हैं, इन शंकु को अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेन से कट करते हैं। जैसे हमारे पास द्विशंकु दे रखे हैं अलग अलग, इन द्विशंकु को डबल आपके पास जो कोण है, डबल कोण को हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेन से कट करते हैं। अगर मैं इस प्लेन से यहां से कट करूंगा, यहां से कट किया, तो यहां से कट करूंगा तो यहां पर हमारे पास कौन सा शेप बनेगा, ऐसा शेप बनेगा। जैसे आपके पास कैप है, कैप को हम लोग ऊपर वाला जो आपके पास तीखा वाला जो हमारे पास पार्ट है ना ऊपर वाला, जैसे कैप का, तो कैप का ऊपर वाला पार्ट हम लोग हटाएंगे तो उसके ऊपर हमारे पास क्या आता है, एक सर्कल मिलेगा। तो वो सर्कल हमारे पास क्या होता है, एक पूरा आपके पास राउंड पे फॉर्म में आता है, तो इसको बोलेंगे हम लोग, ये किसका फॉर्म मिले, यहाँ से मिलेगा हमारे पास एक सर्कल बनेगा, वर्त बनेगा, क्या बनेगा, वर्त बनेगा, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसके अंदर यहाँ से इसको प्लेन को डबल कोने के उसको यहाँ से कट करता हूँ प्लेन से, अगर यहाँ से कट करूंगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, ऐसा शेप बनेगा, क्या बनेगा, ऐसा शेप बनेगा। और इस वाले शेप में हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारा शेप है वो एक इलिप्स का, मतलब दीर्घवृत्त का है ना, ये किसका शेप है, इलिप्स का, मतलब दीर्घवृत्त का ना, दीर्घवृत्त का शेप है। अगर मैं क्या करता हूँ, इस कंडीशन का चेंज कर देता हूँ, कंडीशन क्या चेंज करता हूँ, अगर जैसे हमने यहाँ वाला पार्ट काटा, इस बार क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं कर देता हूँ ये वाला पार्ट। अगर मैं प्लेन को इस टाइप से कट करता हूँ, तो इस टाइप से कट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये वाला पार्ट हट जाएगा, यहाँ से ये वाला पार्ट कट हो जाएगा। तो ये जो पार्ट कट हो रहा है, ये वाला, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक हाइपरबोला बनेगा, मतलब अतिपरवलय बन जाएगा, क्या बनेगा, अतिपरवलय बन जाएगा। और ये अतिपरवलय बनेगा तो यहां से अब देखो आगे, नेक्स्ट है कि अगर मैं क्या करता हूं कि यहां से सिर्फ और सिर्फ इतना सा कट करता हूं, यहां से प्लेन से इससे कट करता हूं, अगर मैं प्लेन से यहां से कट करूंगा तो यहां से कट करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, यहां से ही कट होगा, बस ये वाला पार्ट कट होगा और ये वो पार्ट कट होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारे पास बनेगा पैराबोला परवलय, क्या बन रहा है, परवलय बन रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि डबल कोनिक होता है जो हमारे पास, डबल कोनिक को एक आपके पास जब कोण से कट करे, कोई भी कोण है डबल कोण है, उसको अगर एक हम प्लेन से कट करेंगे तो प्लेन से कट करने पर अलग अलग टाइप्स के हमारे पास शेप बन रहे हैं और इन शेप को हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलेंगे, जो हमारे पास परिच्छेद बनेंगे उनको शंकु परिच्छेद कहेंगे, ठीक है। देखो इसका परिभाषा भी लिख दो, परिभाषा हमारे पास क्या आएगी, एक द्विशंकु को समतल के द्वारा भिन्न भिन्न टाइप से हम लोग कट करते हैं, एक द्विशंकु को भिन्न भिन्न प्रकार से समतल से कट करने पर, समतल से परिच्छेद करने पर परिच्छेद
करना। ठीक है, तो अगर परिच्छेद करेंगे तो प्राप्त जो परिच्छेद होगा समतल से परिच्छेद करने या कट करने से है ना, ऐसे लिख दो, समतल से कट करने पर प्राप्त जो परिच्छेद होगा, प्राप्त परिच्छेद क्या होगा, संकव परिच्छेद होगा, कॉनिक सेक्शन होगा। संकव परिच्छेद होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संकव के समीकरण का समतल सरलतम रूप लिखिए। अब सरलतम रूप क्या होता है, वो हमारे पास बनता है ax² प्लस 2h xy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस का c इक्वल 0। ये किसी संकव का कॉनिक का आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, अब इस सिंपलेस्ट फॉर्म का हम लोग यूज क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास कॉनिक दे रखा है, इस कॉनिक के अंदर जो ए बी इसके कोफिशिएंट है ना, x² y² xy y xy, तो इनके कोफिशिएंट से हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि कौन सा हमारे पास सर्कल होगा, कौन सा आपके पास पैराबोला होगा, इलिप्स कौन सा होगा और हाइपरबोला। इनके टाइप्स हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, जैसे हमारे पास सर्कल होता है, सर्कल के लिए हम लोग क्या होता है, जो आपके पास कॉनिक दे रखा है, ये सर्कल का इक्वेशन बनेगा, कब बनेगा, जब a इक्वल हो b के। अगर x² और y² दोनों का अगर आपके पास जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो सेम है, तो हम लोग बोलेंगे ये जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो किसकी बनेगी, आपके पास बन जाएगी एक सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास वर्त के लिए हुआ। अगर मैं बोलूँगा पैराबोला होगा, पैराबोला कब होगा, क्या बनेगा, कंडीशन बनना चाहिए। देखो पैराबोला का हम लोग क्या बोलते हैं, x² y बराबर 4x² या फिर x बराबर हम लोग क्या करते हैं 4y², यही बनता है। तो अगर हमारे पास पैराबोला है तो पैराबोला के लिए हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, अगर आपके पास या तो a इक्वल 0 होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या होता है y इक्वल 4x² ऐसे बोलते हैं हम लोग, तो x² का पार्ट 1 होता है, या तो हमारे पास a इक्वल 0 या फिर b इक्वल 0। अब ऐसा नहीं कि दोनों को 0 कर दो, नहीं, बोथ आर नॉट 0 है ना, दोनों 0 नहीं होने चाहिए, या तो आपके पास a 0 होना चाहिए या फिर b 0 है। अगर ये दे रखा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारे पास किसका होगा, पैराबोला का फॉर्मूला होगा। अब निकालते हैं हम लोग इलिप्स का, तो इलिप्स के लिए क्या होगा, अगर हमारे पास इलिप्स बनाना है तो इसके लिए कंडीशन हो जाएगी कि अगर a नॉट इक्वल हो b के, a और b की वैल्यू इक्वल नहीं है, a नॉट इक्वल हो b के, और दोनों के जो सिंबल होने चाहिए वो सिंबल सेम होने चाहिए, बोथ आर सेम सिंबल। सेम सिंबल है ना, अगर आपके पास दोनों के सेम सिंबल है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारे पास किसका जो आपके पास इक्वेशन है कॉनिक सेक्शन का, ये इक्वेशन किसमें होगा, ये किसका इक्वेशन होगा, इलिप्स का इक्वेशन बनेगा। ये होता है वर्त का, ये होता है परवलय, ये बन गया दीर्घवृत्त। ठीक है, अब आएगा हमारे पास अति परवलय। अति परवलय के लिए क्या कंडीशन होगी, इसको बोलते हैं हाइपरबोला। ठीक है, तो हाइपरबोला के लिए क्या कंडीशन होती है कि हमारे पास जो दे रखा है हाइपरबोला है ना, तो हाइपरबोला के लिए क्या होगा कि a आपके पास इक्वल हो किसके, a नॉट इक्वल हो b के, लेकिन इनका जो सेम साइन है वो चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बोथ साइन आर चेंज। अगर a और b दोनों की साइन है, जो आपके पास जो इनके सिंबल है वो a अगर आपके पास प्लस का है तो ये माइनस का होना चाहिए, ये माइनस का है तो ये प्लस का होना चाहिए। अगर दोनों के सिंबल चेंज है तो इससे जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, ऐसी इक्वेशन बनेगी, तो वो हम लोग बोलेंगे किसकी होगी, हाइपरबोला की होगी, अति परवलय की इक्वेशन होगी। तो अगर आपके पास पार्ट 1 के लिए हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये डायरेक्ट इतना सा लिखेंगे, इनकी जानकारी हम लोग बता देते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंडीशन बनती है और ये यूज कैसे हम लोग जनरली लेते हैं। ठीक है, तो आज के सेक्शन में हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट बी का सॉल्यूशन लेके आते हैं। थैंक यू।